कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों से मिलने के लिए जा रहे थे। कार को ड्राइव करते वक्त लगातार इन दोनों के बीच में बहस हो रही थी। इन दोनों के बहस की वजह से इनका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन ये लोग बाल बाल बच जाते हैं। कुछ समय के बाद जब ये दोनों अपने बच्चों के घर के पास पहुंचते हैं, तब यहाँ पर लैरी अपने वाइफ के हाथों में लगे हुए बैंडेज को कपड़ों से ढक देता है और वो अपनी बीवी जुआन से कहता है कि आज तुम्हें अपने बच्चों को अपने कैंसर के बारे में बताना है। इसके बाद जब ये दोनों घर के अंदर जाते हैं तो बच्चे इनका स्वागत करते हैं। आज घर पर एक पार्टी थी, उसी की तैयारी हो रही थी। जुआन को एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिलती है। इस तस्वीर में वो और उसका पहला पति था। ये उनके जवानी का फोटो था। उस समय उसका पति एक सोल्जर हुआ करता था। एक लड़ाई में उसकी मौत हो गई, इसलिए जुआन ने लैरी के साथ दूसरी शादी की। ये लोग जब बातें करने में बिजी थे तब लैरी एक चॉकलेट खाता है और गलती से वो उसके गले में अटक जाता है। इसके बाद अचानक से लैरी की आंख एक ट्रेन के अंदर खुलती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आया और क्यों आया। जब वो प्लेटफॉर्म पर उतरता है तब उसे ढेर सारे लोग दिखाई देते हैं। ये सभी लोग जंक्शन की तरफ जा रहे थे। जंक्शन पर आने के बाद लैरी बहुत सारे लोगों को देखता है। अपना डाउट क्लियर करने के लिए वो काउंटर पर जाता है। काउंटर पर बैठे लड़की से वो कहता है कि मैं किडनैप हो गया हूँ, मुझे किडनैप करके यहाँ पर लाया गया है, मुझे वापस घर जाना है, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है, वहाँ पर पार्टी शुरू होने वाला है। जिसके बाद वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हारा एसी तुम्हारे पास आने वाला है, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। इसके बाद वो कुर्सी पर जाकर के बैठ जाता है और बैठे बैठे सो जाता है। कुछ समय के बाद लैरी का नाम पुकारते हुए उसके पास एना नाम की एक लड़की आती है जो उसका एसी है। एसी बोले तो आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर। यहाँ पर जब वो लैरी को आईना दिखाती है तब उसे समझ में आता है कि वो तो जवान हो चुका है, लेकिन लैरी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। एना उसे बताती है कि तुम मर चुके हो और मरने के बाद सभी लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को चॉइस दिया जाता है कि वो अपनी आगे की जिंदगी कहाँ और किसके साथ बिताएंगे। इसके बाद एना उसे लेकर के एक कमरे में जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि तुम इस कमरे में 7 दिनों तक रह सकते हो, तुम्हारे पास 7 दिनों का समय है, तुम्हें सोचना होगा और फिर तुम्हें अपने आगे के लाइफ में शिफ्ट होना होगा। 7 दिनों में तुम्हें चूज करना होगा कि तुम आगे कौन सी लाइफ जीना चाहते हो। इसके बाद एना यहाँ से चली जाती है। कमरे के अलमारी में उसे पसंदीदा कपड़े मिल जाते हैं। कपड़े को पहन लेने के बाद थोड़ा एंजॉय करने के लिए वो टहलते हुए बार तक पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ल्यूक से होती है जो कि बार का टेंडर है। ये दोनों काफी समय तक एक दूसरे से बातें करते हैं, दोनों हाल चाल पूछते हैं और फिर लैरी अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह में वापस से एना लैरी के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने क्या डिसाइड किया, तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ करके आगे बढ़ना होगा, तुम उसे लेकर के बैठे नहीं रह सकते और वैसे भी तुम जवान हो गए हो, हैंडसम हो, तुम अपनी नई लाइफ में काफी खुश रहोगे। जिस पर लैरी कहता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, मरते दम तक उसने मेरा साथ दिया है, वो कैंसर की मरीज थी, कुछ ही दिनों में वो भी मरने वाली थी, मैं यहाँ पर रुक करके उसका इंतजार करना चाहता हूँ, मैं अपनी आगे की लाइफ उसके साथ में ही बिताना चाहता हूँ। जिस पर एना उसे समझाते हुए उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि उसकी मौत कब होगी और वो कब यहाँ पर आएगी। यहाँ का नियम है तुम 7 दिन से ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते, अगर रुकना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा और कमरा लेकर के बेसमेंट में रुकना होगा, लेकिन मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि इंतजार करने से बेहतर है कि तुम अपने आगे की लाइफ शुरू करो। लैरी भी उसकी बात मान लेता है। जिस दिन वो जाने वाला था उसी रात वो अपनी बीवी के लिए एक लेटर लिखता है। उसी रात हमें मालूम चलता है कि कैंसर की वजह से जुआन की भी मौत हो चुकी है। मरने के बाद उसकी आंख ट्रेन के अंदर खुलती है। ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म के जरिए वो जंक्शन की तरफ आने लगती है। फिलहाल उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन जिस दिन वो यहाँ पर आई उसी दिन लैरी यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले वो अपने पास से लेटर निकालता है और एना को देते हुए कहता है कि अगर बाई चांस मेरी बीवी आई तो उसे दे देना। एना उससे कहती है कि ये नियम के खिलाफ है, इसलिए मैं ये लेटर तुमसे नहीं ले सकती। इसके बाद जब वो यहाँ से जाने के लिए सीढ़ियों से उतर रहा था तभी वो अपनी बीवी को देखता है जो कि काफी जवान और खूबसूरत लग रही थी। पहली बार में नहीं लेकिन दूसरी बार में वो अपनी बीवी को पहचान लेता है। अपनी बीवी से मिलने के लिए सामान फेंक करके वो ऊपर की तरफ भागता है। वो अपनी बीवी से वापस मिल करके बहुत खुश था। उसकी बीवी उससे कहती है कि आखिर चॉकलेट खा करके कौन मरता है, तुम एक चॉकलेट सही से नहीं खा सकते, ऐसा बोल करके वो उसे डांट रही थी। उसी समय यहाँ पर रेयान आ जाता है जो कि जुआन का एसी है और वो जुआन को एक ऐसे इंसान से मिलवाती है जिसको देखने के बाद जुआन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ल्यूक को देखने के बाद उसकी आंखें भर आती हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये उसका पहला पति था जो कि जंग में शहीद हो गया था। लगभग 70 सालों से वो यहाँ पर रुका हुआ
हुआ था और जुआन का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब समस्या की बात ये थी कि जुआन के सामने दो ऑप्शन थे और अब वो किसको चूज करे उसे पता नहीं था। वो एकदम से कंफ्यूज थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रेयान उसे कमरे में लेकर के जाता है और उसे एक कपड़ा देकर के तैयार होने के लिए कहता है। जैसे ही वो तैयार होती है तो उसी वक्त दरवाजे पर ल्यूक आ जाता है। वो जुआन को अपने साथ लेकर के जंक्शन पर घुमाने के लिए चला जाता है। इस दौरान ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और बहुत कुछ याद करते हैं। बातों ही बातों में वो जुआन को प्रपोज कर देता है और फिर से एक साथ रहने की बात करता है। जुआन भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये उसका पहला पति था और वो उसे बहुत याद करती थी। लेकिन फिर भी जुआन के लिए ये इतना आसान नहीं था। वो ल्यूक से दूर हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। इधर लैरी एना के सामने गाना गा रहा था। वो एना से कहता है कि हमने बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ दिया है, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती है। उसका पहला पति तो उसे छोड़ करके चला गया और जंग में शहीद हो गया। सारी जिंदगी बुढ़ापे तक मैंने उसका साथ निभाया। एना कहती है कि मैं उसे जाकर के समझा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि उसका एसी रेयान है, इसलिए तुम्हें खुद जाकर के अपनी बीवी को मनाना होगा ताकि वो तुम्हारे साथ अपनी आगे की लाइफ शुरू करे। लैरी तुरंत कुछ पेपर वगैरह लेकर के जुआन के कमरे में पहुंच जाता है। वो जुआन से कहता है कि चलो बताओ हम आगे की लाइफ कहाँ से शुरू करें। लेकिन फिलहाल जुआन के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था, वो तो अभी उलझी हुई थी। वो लैरी से कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। इसके बाद लैरी यहाँ से चला जाता है। वो जाकर के अपने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं खुलता है। तब एना आकर के उसे समझाती है कि तुम्हारे 7 दिन पूरे हो चुके हैं, अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। इसके बाद वो उसे लेकर के बेसमेंट की तरफ जाने लगती है क्योंकि अब उसे बेसमेंट में रहना होगा। उसी वक्त लैरी को दीवार पर डीन मार्टिन का एक पोस्टर दिखाई देता है जो एक काफी फेमस सिंगर है और वो जुआन का फेवरेट है। वो एना से पूछता है कि क्या डीन मार्टिन यहाँ पर है। तब एना उसे बताती है कि हाँ, यहाँ पर हर कोई आता है। अगले दिन सुबह होते ही जुआन के दरवाजे पर लैरी आकर के उसे उठा देता है। वो जुआन से कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज है। इसके बाद वो फौरन जाकर के तैयार होती है और फिर लैरी उसे लेकर के नीचे हॉल में आता है। डीन मार्टिन सीढ़ियों पर खड़े होकर के उसके लिए गाना गा रहा था। उसको देखते ही जुआन काफी खुश हो जाती है। इनके चक्कर में एना को भी पियानो बजाना पड़ रहा था। गाना गाते हुए जब डीन मार्टिन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तभी अचानक से वो गिर जाता है। तब इन्हें मालूम चलता है कि वो असल में डीन मार्टिन नहीं है बल्कि उसका हमशक्ल है। ये बात लैरी को भी नहीं पता था, इसलिए वो एना से कहता है कि ये कौन है, जिस पर एना उसे कहती है कि यहाँ पर हमशक्ल आते रहते हैं। इधर डीन मार्टिन जुआन के काफी करीब आ जाता है। उस समय यहाँ पर ल्यूक आ जाता है जो उसे एक मुक्का मार करके दूर भगा देता है और रेयान की मदद से एक फूल लेकर के जुआन को प्रपोज करने लगता है। तभी बीच में लैरी आ जाता है जो ल्यूक से कहता है कि देख देख ऐसा नहीं चलेगा, सुबह से मैंने नंबर लगाया है, मैं उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में हूँ और तू बीच में कैसे आ गया बे। दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तभी जुआन चिल्ला करके इन्हें शांत करती है। इसके बाद वो दोनों एसी को अपने साथ लेकर के कमरे में जाती है, उनसे बात करती है, उनसे कहती है कि इसका कोई सोल्यूशन निकालो, ऐसा नहीं चल पाएगा। इसके बाद ये दोनों काफी समय तक अपने बॉस से बात करते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। तब इनका बॉस इन्हें एक सोल्यूशन देता है, जिसके बाद ल्यूक और लैरी दोनों को कमरे में बुलाया जाता है। फिर ये उन दोनों को समझाते हैं कि हमने बॉस से बात कर लिया है, ऐसा केस हमारे पास कभी नहीं आया था, ये पहला है। बॉस ने कहा है कि जुआन तुम दोनों के साथ छोटी छोटी एक लाइफ जिएगी और फिर वो डिसाइड करेगी कि वो किसके साथ अपनी आगे की लाइफ शुरू करेगी। इतना सुनते ही लैरी एक बार फिर से भड़क जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये दोनों फिर से बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं, जिसके बाद जुआन फिर से इन्हें शांत करती है। वो टॉस उछालने के लिए कहती है, जो टॉस को जीतेगा वो उसके साथ पहले जाएगा। लैरी जैसे ही टॉस को उछालता है तो ल्यूक जीत जाता है। इसके बाद वो ल्यूक के साथ एक छोटी सी लाइफ जीने के लिए जाती है ताकि वो डिसाइड कर सके। वो जुआन को लेकर के अलग अलग जगहों पर जाता है, उससे ढेर सारी बातें करता है। ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं। जुआन ज्यादातर अपने बच्चे और पोते पोतियों के बारे में बातें कर रही थी। उसकी बातों पर ल्यूक को गुस्सा तो नहीं आता है, लेकिन वो जुआन से कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हें ऐसी लाइफ नहीं दे सका। इसके बाद ये दोनों आर्काइव्स नाम की एक जगह पर जाते हैं जो कि हर लाइफ में होता है। ये एक प्रकार से सुरंग के जैसा था। अंदर जाने के बाद इन्हें इनकी सारी यादें दिखाई देती है। ये लोग कितनी बार मिले थे, क्या क्या किए थे, सब कुछ याद के तौर पर इन्हें दिखाया जा रहा था। वो भी दिखाया जाता है जब वो जुआन से आखिरी बार मिलने के बाद जंग पर जाता है। यहाँ पर वो कुछ ऐसा देखता है जो उसके लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं था। यहाँ पर ल्यूक को मालूम चलता है कि जिस दिन वो शहीद हुआ उसी दिन लैरी ने उसे प्रपोज किया था। यह देखने के बाद ल्यूक गुस्सा हो करके बाहर आ जाता है। बाहर आकर के वो जुआन से कहता है कि लैरी ने जानबूझ करके तुम्हारा फायदा उठाया। इधर हमें लैरी को दिखाया जाता है जो कि बेचैन था। वो जानना चाहता था
कि आखिर जुआन को मैं कैसे मनाऊं। इसलिए वो जा करके कैरन से मिलता है जो कि जुआन की काफी अच्छी दोस्त थी। वो कैरन से पूछता है कि आखिर जुआन ने मुझे पसंद क्यों किया था, जिस पर वो लैरी से कहती है कि ये बात मुझे कैसे पता होगा। वैसे उसके पहले पति के मर जाने के बाद तुम भी मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे पसंद आने लगे। उसे मनाने के लिए तुम्हें कुछ तो करना होगा ताकि वो ल्यूक के साथ ना जाए। लैरी काफी जज्बाती हो जाता है। वो तुरंत ल्यूक के कमरे में जाता है कुछ ढूंढने के लिए। वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा था ताकि वो जुआन को उसके खिलाफ में भड़का सके, लेकिन कमरे में उसे सिर्फ जुआन के फोटो और ड्राइंग मिलती है। उसी वक्त कमरे में ल्यूक आ जाता है जो लैरी से कहता है कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुमने मौका देख करके चौका मारा, तुमने उसका फायदा उठाया है। इतना कह करके दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। झगड़े के दौरान लैरी की जेब से एक लेटर नीचे गिर जाता है। फिलहाल उसे इस लेटर के बारे में नहीं पता था। इधर जुआन काफी कंफ्यूज थी, लेकिन अभी उसे लैरी के साथ में भी एक जिंदगी जीनी थी ताकि वो डिसाइड कर सके कि आगे की लाइफ उसे किसके साथ जीनी है। लैरी उसे लेकर के एक सुंदर से बीच पर जाता है जहाँ काफी भीड़ थी क्योंकि ये जगह काफी फेमस था। लैरी उससे बातें करता है और धीरे धीरे ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। दोनों किस करने वाले थे, लेकिन तभी एक बच्चा कबाब में हड्डी बन जाता है। जुआन उस बच्चे को देख करके थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है। इसके बाद लैरी उसे बोट में बैठा करके पानी के बीच में लेकर के जाता है जहाँ वो जुआन से कहता है कि हम अपने बच्चों के साथ कितना खुश थे, काश दोबारा से वो लाइफ हमें मिल जाए। वो जुआन से कहता है कि हम एक बार फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो लैरी की बातों को समझ जाती है। उसे मालूम चल जाता है कि वो उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जिसे लैरी का वो लेटर मिल जाता है जो उसके कमरे में गिर गया था। दोनों काफी समय तक एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बाद जब वापस से जंक्शन पर आते हैं तो उसी समय ल्यूक इनके कमरे में आ जाता है और वो जुआन को उसका लेटर दिखा देता है। लेटर को पढ़ते ही जुआन को मालूम चल जाता है कि लैरी उसे छोड़ करके जा रहा था। वो एक हफ्ते भी उसका इंतजार नहीं कर पाया। वो उसे छोड़ करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जुआन को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि लैरी जिंदगी भर साथ निभाने की बातें कर रहा था और वो 7 दिन उसका इंतजार नहीं कर पाया। लैरी उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये लेटर इसलिए देना चाहता था ताकि तुम्हें पता चल सके कि मैं कहाँ पर हूँ, बाकी और मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन तभी ल्यूक फिर से जुआन को उसके खिलाफ में भड़काने लगता है। ल्यूक कहता है कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहती हो या फिर इसके साथ। आज की बातों को लेकर के जुआन काफी अपसेट थी। रात के समय में उसके पास उसकी दोस्त कैरन आती है। कैरन को देखते ही वो फूट फूट करके रोने लगती है। जुआन का ध्यान भटकाने के लिए वो उसे अपने साथ लेकर के जाती है जहाँ पर ये दोनों ढेर सारा ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ हम लैरी और ल्यूक को देखते हैं। ये दोनों साथ में बैठ करके ड्रिंक कर रहे थे और आपस में ढेर सारी बातें भी कर रहे थे। बातों ही बातों में दोनों जिगरी यार बन जाते हैं। नशे में धुत होकर के आपस में कहते हैं कि वो लड़की हमारे लायक नहीं है, वो तो हमारा फायदा उठा रही है। खैर अगले दिन फैसला करने का समय हो चुका था। जुआन को डिसाइड करना था कि वो किसके साथ अपनी आगे की लाइफ शुरू करना चाहती है। जुआन काफी इमोशनल थी। वो इन दोनों से कहती है कि मैंने तुम दोनों के साथ काफी अच्छा वक्त बिताया और मैं दोनों के साथ ही बहुत खुश थी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी आगे की जिंदगी अकेले जीना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं चूज करूंगी। किसी एक को चूज करके दूसरे का दिल दुखाने से बेहतर है कि तुम दोनों अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, जिस तरह अब मैं करने जा रही हूँ। ये सब बोलने के बाद जुआन रोते हुए यहाँ से चली जाती है। वो अपने दोस्त कैरन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जा रही थी। जुआन के चले जाने के बाद ल्यूक और लैरी भी काफी उदास थे। ये दोनों ये सोच करके खुश थे कि चलो हम दोनों में से कोई भी नहीं, हम दोनों की तो किस्मत ही खराब है। और वैसे भी जो पल हमने उसके साथ गुजारे वो काफी थे, लेकिन लैरी बुढ़ापे तक उसके साथ था, इसलिए उसे एहसास हो जाता है कि उसने गलत डिसीजन लिया है। एक आखिरी बार वो जुआन से बात करने के लिए वो भागते हुए उस ट्रेन की तरफ जाता है जिसमें वो बैठी हुई थी। वो जुआन से बात करने के लिए उसे बाहर बुलाता है। इसके बाद जब जुआन उसके करीब जाती है तब लैरी उसे बताता है कि तुमने गलत डिसीजन लिया है, तुम अकेले जाओगी तो बहुत पछताओगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ना सही लेकिन ल्यूक के साथ अपनी आगे की जिंदगी शुरू करो। मैंने देखा है कि तुम ल्यूक के साथ काफी खुश थी और वो तुम्हारे जवानी का प्यार है। वो लैरी को गले से लगा करके रोने लगती है और उसे कहती है कि अगर तुम ये चाहते हो तो मैं करूंगी। लैरी का मन और दिल सब उदास था, लेकिन वो क्या कर सकता था। इसके बाद जुआन ल्यूक के साथ अपने आगे की लाइफ शुरू करती है। लैरी के पास कुछ नहीं बचा था। वो उदास होकर के वापस से जंक्शन पर आ जाता है। एना उससे कहती है कि कुछ चीजें हमारे नसीब में नहीं होती हैं, क्या पता तुम्हें आगे की जिंदगी में इससे कुछ बेहतर मिलने वाला हो। इसके बाद हमें पहाड़ों के बीच एक सुंदर से घर को दिखाया
दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूक और जोआन ये दोनों अपने आगे की लाइफ शुरू करते हैं। इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। ल्यूक उसे अपने साथ लेकर के अलग अलग जगहों पर हाइकिंग के लिए जाता था, लेकिन ल्यूक को ये नहीं पता था जोआन छुप छुप करके उस सुरंग में जाती थी और उसमें जाने के बाद काफी समय तक वो बैठ करके लैरी के साथ बिताए हुए यादों को वो देखती रहती थी। ल्यूक कितना भी कोशिश कर ले लेकिन वो लैरी को भुला नहीं पा रही थी। एक दिन जब वो सुरंग से बाहर निकलती है तो काउंटर वाला भी उससे बोल पड़ता है कि यहाँ पर आना बंद कर दो, यादों को बार बार देखने से सिर्फ तुम्हारे जख्म ताजे होंगे। अब अगर तुम चाहो तो तब भी कुछ नहीं हो सकता। तुमने एक बार जो लाइफ को चुन लिया है उसे नहीं छोड़ सकती हो, इसलिए सब कुछ भुला करके तुम्हें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा। जोआन उससे कुछ रिप्लाई नहीं देती है, वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। एक दिन ल्यूक उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने हाइकिंग के लिए एक नया जगह ढूंढा है, अगर तुम चाहो तो हम वहाँ पर चल सकते हैं। तभी जोआन उसे कहती है कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मैं खुद को अच्छा फील नहीं करा पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें चुन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरे जवानी के प्यार थे, न जिंदगी की टेंशन न बच्चों की जिम्मेदारी। मैंने लैरी के साथ रह करके सब कुछ झेला है, इसलिए मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है। मैं वापस से जा करके दोबारा उसके साथ अपनी लाइफ आगे शुरू करना चाहती हूँ। ये सब बातें सुनने के बाद ल्यूक उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम दोबारा उसे नहीं चूज कर सकती हो और आखिर तुम्हें किस चीज की कमी है, मैं तुम्हें हर चीज देने की कोशिश तो कर रहा हूँ। ल्यूक उस पर चिल्लाता है और वो यहाँ से चला जाता है। उसे जल्द ही ये बात समझ में आ गया था कि वो जोआन को जबरन तो यहाँ पर रख सकता नहीं है, इसलिए वो जोआन से कहता है कि ठीक है, अगर तुम ये करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वापस से इन्हें जंक्शन पर जाने के लिए एग्जिट डोर को पार करना था और वो एग्जिट डोर आर्काइव्स के अंदर था। टिकट काउंटर के सामने ल्यूक इमोशनल होने का एक्टिंग करता है, जिसका फायदा उठा करके जोआन चाबी लेती है और वो अंदर चली जाती है। इसके बाद ल्यूक भी एक विजिटर बन करके अंदर चला जाता है। यहाँ वो ल्यूक को आखिरी बार अलविदा कहती है और फिर एग्जिट डोर खोल करके अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो पुलिस वालों को चकमा देती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन पुलिस वालों को उसकी भनक लग जाती है, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक दरवाजे की मदद से वो पटरियों पर आ जाती है। इन पटरियों के सहारे वो प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। पुलिस वालों को चकमा दे करके वो भागते हुए जंक्शन पर चली जाती है। वो जा करके ऐना और रेयान से टकराती है। ये दोनों जल्दी से उसे पुलिस वालों से छुपा देते हैं। इसके बाद रेयान पुलिस वालों को बेवकूफ बना करके यहाँ से भेज देता है। फिर जोआन इन दोनों से पूछती है कि लैरी कौन सी लाइफ में है। इसके बाद ये जोआन को वहाँ भेज देते हैं जहाँ पर लैरी था। दरअसल वो अभी तक इस जगह को छोड़ करके गया नहीं था, वो बार टेंडर का काम कर रहा था। एक पल के लिए जब वो जोआन को देखता है तो थोड़ा सा हैरान और बहुत खुश होता है। वो लैरी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रेलवे के पटरियों से भाग करके आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी आगे की लाइफ शुरू करना चाहती हूँ, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। लैरी उसे मना नहीं करता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये चाहता था। इसके बाद ये दोनों रेलवे के पटरी से भागते हैं और एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। ये वही कॉलोनी है जहाँ पर इन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, जहाँ पर ये दोनों बुढ़ापे तक एक साथ थे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।